किसी भी लेयर में, मतलब लेयर उसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं विक्टिम हूँ और मेरे अकाउंट से पैसे निकल के किस आपके अकाउंट में गया, ये लेयर 1। तो बेसिकली जो लालच, आलस और लस्ट, ये 3 चीज से अगर आप बचे रहेंगे तो आप साइबर अपराध से मोटा मोटी लगभग आप सेफ हैं। उपेंद्र जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहना है। अननोन प्रोफाइल से या फिर अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आता है तो उसको आपको थोड़ा सा सजग होकर उसे डील करना है। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज साइबर ठगी अपने चरम पर है। जो साइबर ठग हैं वो लाखों किलोमीटर दूरी पे ही बैठकर लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहे हैं। ऐसे में क्या साइबर जो जागरूकता है वो उतनी ही जरूरी नहीं हो गई है जितनी कभी साक्षरता हुआ करती थी? खैर, इसी मुद्दे पर अहम बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साइबर कमांडो गोरखपुर जोन उपेंद्र कुमार सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका कार्य क्षेत्र क्या है? साइबर कमांडो, ये कार्य क्षेत्र क्या है? आपके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, पहली बात की जो मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ कार्यरत, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पैन इंडिया लेवल पे एक एग्जाम कराया था, जिसको क्लियर करने के बाद 6 महीने का कोर्स हुआ था। उसके बाद हम लोग को एक साइबर कमांडो का एक सर्टिफाइड बनाया गया। तो उसमें इंडियन कोऑर्डिनेशन सेंटर एक संस्था है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, MHA के अंडर काम करती है। तो उसके तहत ये 6 महीने का कोर्स हमने IIT मद्रास से किया। उसके बाद से एज ए साइबर कमांडो मैं पूरे गोरखपुर जोन में पोस्टेड हूँ। तो मेरे अंडर में करीब 11 जिले हैं जिनके मैं मतलब उनको गाइड करता हूँ, और जो भी कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए होता है तो मैं प्रदान करता हूँ उनको। जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी उपेंद्र जी आपसे कि जो डिजिटल फ्रॉड है आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फर्जी वीडियो कॉल, कई सारी तो पुलिस की तरह पे फर्जी कॉल्स आती हैं, इन पे कैसे रोकथाम हो सकती है या कैसे पहचान में आए कि ये फ्रॉड कॉल्स हैं? पहली चीज की ये जो डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जिसमें लोग वीडियो कॉल करके पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जो साइबर अपराधी हैं कॉल करते हैं लोगों को। तो पहली चीज की कोई भी पुलिस अधिकारी जो होता है आपको वीडियो कॉल करके ऐसा कुछ डिजिटल अरेस्ट टाइप का कोई लीगल टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता है। पुलिस जब भी गिरफ्तार करती है तो आपको एक नोटिस देती है, पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन देती है, अगर इन केस अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो उसके बाद आपको कारण बताकर आपको मौके से गिरफ्तार किया जाता है जी। तो ये डिजिटल अरेस्ट करके कोई लीगल टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन केस अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है कि मैं पुलिस अधिकारी बात कर रहा हूँ, तो आपका राइट्स होता है कि आप उससे नोटिस मांग सकते हैं। और एक अभी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हुआ है CBI की तरफ से, क्योंकि देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को जो फोन कॉल आते थे CBI की तरफ से कॉल करके उनको डराया जाता था। तो CBI ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उसने एक अभय एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर कोई फर्जी नोटिस भी हो सकता है कि आपको कोई नोटिस भेजे, तो उस नोटिस को, वो नोटिस ऑथेंटिक है या नहीं है, आप उस अभय एप्लीकेशन से उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बेसिकली होता ये है कि लोग जान नहीं पाते हैं, जागरूक नहीं हो पाते उतने अच्छी तरीके से, और जो साइबर अपराधी है ज्यादातर लोगों के डर का फायदा उठाते हैं और उनसे फ्रॉड कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, साइबर ठगी अपने चरम पर है जी। अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो रही है तो शुरुआती के जो समय होते हैं वो कितने जरूरी होते हैं? तुरंत उसे त्वरित में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर साइबर अपराध किसी के साथ तुरंत होता है तो उसको जो भारत सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया 1930 जी। और जो पोर्टल है cybercrime.gov.in, उन पर तत्काल उनको सूचना देना चाहिए। जितना जल्दी वो उस पे रजिस्टर करते हैं अपना कंप्लेन, उतना जल्दी उनके जो पैसे उनके अकाउंट से कटे हैं, उन्होंने डर के या फिर किसी लालच में आकर पैसे कहीं भेज दिए हैं, तो पैसे होल्ड हो सकते हैं। अगर पैसे होल्ड हो जाते हैं तो उसको रिकवर कराया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अवेयर रहिए किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं आसपास। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से आप जानते रहिए, अवेयर रहिए। और इन केस अनफॉर्चुनेटली आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप
1930 पे कॉल कर सकते हैं। cybercrime.gov.in जो NCRB पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही एक और भारत सरकार की तरफ से पोर्टल है संचार साथी का। अगर आप अवेयर हैं और आपको लगता है कि ये नंबर से कॉल करके मुझे साथ साइबर फ्रॉड करने का प्रयास किया गया है, तो आप चाहते हैं वो नंबर ब्लॉक हो जाए ताकि और लोग इससे साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आप संचार साथी पर जाकर उस नंबर के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो चाहे आपके पैसे कटे हों या ना कटे हों, आप एक अवेयर सिटीजन हैं, तो आप उस संचार साथी पोर्टल पर जाकर उस नंबर के खिलाफ या फिर उस जो किसी तरह का कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है जो आपको लगता है कि ये सस्पिशियस है, तो आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। जो लोग साइबर ठगी के शिकार हुए रहते हैं, जिनके पैसे जो अपने पैसे गंवा चुके होते हैं, क्या वो पैसे भी वापस मिल पाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। आपने समय रहते कंप्लेन कर दिया है और किसी भी लेयर में, मतलब लेयर उसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं विक्टिम हूँ और मेरे अकाउंट से पैसे निकल के किस आपके अकाउंट में गया, ये लेयर 1 वाले अकाउंट्स होते हैं, और आपके अकाउंट से किसी और थर्ड पार्टी में गया तो लेयर 2 हो गया। तो जिस लेयर में भी अगर पैसे होल्ड होते हैं तो कोर्ट के माध्यम से और बाकी और भी तरीके हैं जिससे वो पैसे वापस कराए जा सकते हैं। उपेंद्र जी, साइबर ठग जो हैं वो तो अपनी चीजें करते ही हैं, अमूमन आम आदमी जो है वो क्या गलतियां करता है जिससे कि वो साइबर ठगी का शिकार हो जाता है? देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2019 से साइबर क्राइम में काम कर रहा हूँ, तो जो मैंने अनुभव किया है कि लोगों के अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला एक लालच होता है, एक होता है आलस, लोग आलस करते हैं, घर बैठे सब कुछ उनको चाहिए, और एक तीसरा होता है लस्ट, क्योंकि सेक्सटॉर्शन के बहुत ज्यादातर लोग शिकार होकर पैसे दे देते हैं। दूसरा, लालच में आकर उनको घर बैठे पैसा कमाना होता है, करोड़पति बनना चाहते हैं रातों रात, तो लालच में आकर भी लोग फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। और आलस में कुछ आपको घर बैठे ही पैसे कमाना है, काम नहीं करना है, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ आइडियाज खोजते रहते हैं जी। कुछ कोरियर के बहाने या फिर घर बैठे बिजनेस प्लान लेते हैं। कुछ कई बार ऐसा भी देखा गया है, कुछ ये नटराज पेंसिल पैकेज के नाम पर फ्रॉड, टाइपिंग वाले फ्रॉड, इस तरह के कई सारे पॉन्जी स्कीम में आप इन्वेस्ट करके फ्रॉड हो जाते हैं। तो बेसिकली जो लालच, आलस और लस्ट, ये 3 चीज से अगर आप बचे रहेंगे तो आप साइबर अपराध से मोटा मोटी लगभग आप सेफ हैं। जी जी। अपने अभी तक के कार्यकाल में वैसे तो आपने कई सारे ऐसे मामले देखे होंगे, कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया जो एक चैलेंजिंग रहा हो, उसको सॉल्व करना, उसको ट्रैक करना? नहीं, देखिए, साइबर अपराध के जितने मामले आते हैं सारे चैलेंजिंग होते हैं। कोई ऐसा कन्वेंशनल क्राइम तो है नहीं, अपने आप में हर क्राइम अलग होता है जी। तो हर क्राइम चैलेंजिंग होता है। हालांकि एक हम लोगों ने गोरखपुर में गैंग बस्ट किया था, AAPS फ्रॉड जिसको कहा जाता है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, जिसे आपको किसी के भी लोगों के अंगूठे का क्लोन करा लेते हैं, जिसको बायोमेट्रिक क्लोन कहा जाता है। वो सिंपली आप अगर कोई जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराते वक्त अपना थंब इम्प्रेशन आप देते हैं और साथ में अपना आधार कार्ड भी देते हैं जी। तो वहां से डेटा चोरी करके बैंक खातों से आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज के जरिए गरीब लोगों के या फिर जिसका भी उनके पास बायोमेट्रिक लोन हो जाता था तो उनके खाते से 10,000 रुपए बिना OTP के या फिर बिना लिंक भेजे, बिना उनकी जानकारी से वो पैसे निकालते रहते थे। तो वो थोड़ा सा क्राइम, उस पर जब हम लोगों ने काम किया, आई थिंक 2 महीने 3 महीने लगातार उस पर काम करने के बाद, क्योंकि जो भी डिटेल्स आती थी वो एज अ म्यूल आती थी, किसी का KYC फर्जी लोगों का उन्होंने सब कुछ करा रखा था, तो उसको जब हमने बस्ट किया तो थोड़ा सा एक अच्छा फील हुआ कि हमने कुछ काम किया है। जी जी। उपेंद्र जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो युवा पीढ़ी है, जो स्पेशली जेनजी जिसको कहा जाए, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ठीक है, अच्छी बात है, जितने भी नए प्लेटफॉर्म में सब जगह एक्टिव होना चाहिए, बट साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आजकल जो नए युवक हैं डिप्रेस हो जा रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स और लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो लोग सर्च करते रहते हैं कैसे फेक बॉट के थ्रू फॉलोअर्स बढ़ाया जा सकता है, कैसे चैनल मोनेटाइज करके आप पैसे रील्स बनाकर अर्न कर सकते हैं। तो उसी बीच में कुछ इन नव युवकों को बेवकूफ बनाने के लिए साइबर अपराधी भी उसी में छुपे रहते हैं। आपको फर्जी लिंक भेज कर कि आपका इंस्टाग्राम पेज को हम मोनेटाइज कर देंगे, फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट हम बनाएंगे आप कि उस पर अपलोड करेंगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो उस
तरीके से उनको धोखे से लेकर उनका पेज का टेक ओवर कर लेते हैं। और आप जो वर्षों से मेहनत करके अपना पेज आपने कुछ ठीक ठाक बना रखा है तो उसका क्रेडेंशियल वो चुरा लेते हैं और उसके जरिए उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और साथ ही कभी कभी ऐसा भी दिखा गया है कि कुछ जो लड़कियां हैं होती हैं वो अपना इंस्टाग्राम पेज वगैरह अगर उनका टेक अवे हो गया है तो उनकी पर्सनल फोटोज वगैरह को मॉर्फ करके उसको फिर क्रेडेंशियल वापस करने के लिए और ब्लैकमेल करके पैसे वगैरह भी मांगे जाते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहना है। अननोन प्रोफाइल से या फिर अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आता है तो उसको आपको थोड़ा सा सजग होकर उससे डील करना है। साथ ही कुछ फेक फेसबुक फ्रेंड वाले भी फ्रॉड होते हैं जिसमें आपको कुछ कोरियर वगैरह का लालच दिया जाता है। ऐसा कुछ व्यक्ति आपको अपने आप को इम्पर्सोनेट करेगा कि मैं बाहर विदेश में कमाता हूँ और मैं आपसे ज़्यादा इम्प्रेस है आपसे, मैं आपके आके इंडिया में आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह के कुछ महंगे गिफ्ट के फोटोज भेजेगा कि मैं आपको ये कोरियर भेज रहा हूँ। तो इस तरह के भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और ये वाइसा वर्सा भी किया जा सकता है। लड़कों के साथ भी इस तरह की फेक प्रोफाइल बनाकर लड़कियों के साथ साइबर अपराधी फ्रॉड करते रहते हैं। जी। अभी आपने नाम लिया फोटो मार्फिंग, उसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि फर्जी प्रोफाइल, फोटो मार्फिंग और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों से कोई कैसे निपटे जिसके साथ ये चीजें हुई हैं? देखिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अपनी पर्सनल फोटोज आप शेयर ना करें। जी ठीक है। स्पेशली जो आपके घर में देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी फोटोज वगैरह भी आप शेयर कर देते हैं। तो साइबर अपराधी अगर आपने आपका टेक ओवर कर लिया है अकाउंट वगैरह तो इस केसेस में फोटोज वगैरह मॉर्फ करके ब्लैकमेल करते हैं। तो इसका बचाव यही है कि अननोन लोगों से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप थोड़ा सा उससे सजग रह के बात करना है। कुछ पर्सनल चीजें अपनी शेयर नहीं करना है। भले वो जिसमें एक देखा गया है, नेचर देखा गया है कि जब भी आप अननोन लोगों से जब साइबर अपराधी अगर बात करते हैं तो आगे से वो जो है मींस अपोजिट साइड से पहले वो अपना पर्सनल चीजें शेयर करना शुरू कर देगा। और देखा गया है कि ज्यादातर लड़कियां जो इमोशनली थोड़ा सा वीक होती हैं तो उधर से उसने पर्सनल चीजें और इमोशनली अटैचमेंट शुरू कर दिया तो इधर से भी लोग अपना पर्सनल चीजें अपने घर परिवार के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो उनका एक आइडिया लग जाता है कि इसके बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, कितने हद तक ये लड़की जा सकती है अगर मेरे अगेंस्ट। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली उसे बचाव यही है कि अननोन लोगों से आप दोस्ती नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा और बिल्कुल अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी। जी उपेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी तकनीकों में साइबर अपराध को किस तरह प्रभावित किया है? देखिए, जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और डीप फेक आया है तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है हमारे लिए। और इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिन भर सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी व्हाट्सएप पर आ जाता है उसको सच मान जाते हैं। तो इससे ज्यादा जो फेक न्यूज का जो वायरल होने की समस्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि डीप फेक से आप किसी के भी चेहरे को और किसी का भी वॉइस ओवर करके आप उस न्यूज को फेक न्यूज बना के सर्कुलेट कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको आइडिया नहीं होता है कि ये फेक न्यूज है। तो ये चीजें थोड़ा सा केओस भी सोसाइटी में क्रिएट कर सकती है। आपसी जो रोज प्रेम भाव बिगड़ सकता है। कई सारे केसेस हमारे गोरखपुर में भी आए हैं जो मॉर्फ इमेज करके और डीप फेक कर वीडियोस वगैरह सर्कुलेट किए गए हैं। जी उपेंद्र जी, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आप अपनी पर्सनल फोटोज़ ना अपलोड करें। पहले के समय इतना खुलापन भी नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं अवेलेबल थे, तो कितना अंतर आया है पहले के समय में और अभी? जैसे मैं क्लियरली आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी जो ये खुलापन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें मिले हैं, ये कितने लाभदायक भी हैं और कितना नुकसान भी कर रहे हैं हमें? देखिए, सोशल मीडिया जो है लाभदायक तो है ही, बट नुकसान अगर सही तरीके से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो नुकसान भी है। जैसे एक होता है डिजिटल हैप्पीनेस, ठीक है। आप अगर अपनी फोटोज वगैरह शेयर करके आपको खुशी मिलती है, आप रील्स बना के आपको खुशी मिलता है, आपका पैशन है, तो नो डाउट अच्छा है। बट इन केस अगर उसने किसी ने आप उस फोटो को मिसयूज कर दिया, मॉर्फ इमेज बनाकर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप ही के परिवार के किसी मेल पर्सन का और फीमेल पर्सन का फोटो मॉर्फ करके
पॉर्न क्लिप में मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह की जब समस्याएं हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करती है जो विक्टिम है उसको भी और उसके घर परिवार वालों को भी। तो उसमें यही कोशिश करना चाहिए कि जब दोस्ती कर रहे हैं आप फॉलोअर्स बढ़ाना है बढ़ाइए, बट आप जब 1-to-1 बात करते हो उस समय तो ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसको आपको कितना तवज्जो देना है। तो कोशिश करिए कि जो आप अननोन है बिल्कुल और अपने आप को वो अट्रैक्टिव करता है, कुछ पैसे दिखाता है, गाड़ी दिखाता है कि मेरे पास इतना है, क्योंकि जो साइबर अपराधी हैं हमेशा आपको लालच देंगे। तो ऐसे लालच से बचना है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि लड़की बात कर रही है लड़के से, वो दिखा रहा है अपने आप को कि वो लंदन में डॉक्टर है, दुबई में रहता है, करोड़ों कमाता है। तो इस तरह की चीजों में ज्यादातर लड़कियां फंस जाती हैं और कुछ अपनी पर्सनल फोटोज वगैरह, पर्सनल वीडियोस वगैरह शेयर कर देती हैं। तक हो जाती हैं, शादियां फेक बिल्कुल हो जा रही हैं। तो इस तरह की चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बट नो डाउट सोशल मीडिया सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर सीख सकते हैं। तो एडवांटेज भी हैं और साथ ही डिसएडवांटेज तो हैं। अच्छा उपेंद्र जी, जैसे अमूमन अभी एक चीज़ है कि हम कहीं गए हैं घूमने या हम कोई मूवी देख रहे हैं तो लोग अपना लोकेशन तुरंत अपडेट करते हैं इस पॉइंट पे, ये कितना सेफ है ये करना? बिल्कुल सेफ नहीं है। अभी आप सोशल मीडिया पे चोरों को पता चल जा रहा है कि आज इस घर में कोई है कि नहीं, क्योंकि आपने तो नेपाल घूमने गए हैं या फिर कहीं बाहर कहीं भी घूमने गए हैं, आपने स्टेटस लगा दिया है, पूरे परिवार के साथ फोटो लगा दिया कि आज हम इस मंदिर में हैं, आज इस फ्लाइट को पकड़ रहे हैं। तो जो चोरी करने के उद्देश्य से आपको फॉलो कर रहा है, उसको आपने सामने से बता दिया कर रहा है आपको, तो आपको पता, आपने उसको बता दिया अपनी लोकेशन कि आप घर पे हैं नहीं, तो उसके लिए तो मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। तो इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं जी। तो कोशिश करिए कि अपनी लोकेशंस ना शेयर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उपेंद्र जी, ये फोन हमारे लिए कितना लाभदायक भी और कितना नुकसानदायक भी, क्योंकि बहुत सी चीजें यूट्यूब पे जैसे आती हैं कि गूगल आपका दिमाग पढ़ रहा है, आप सोते वक्त इसको पूरा ऑफ रखिए, आप अपने कैमरास और पूरा डिवाइस या एक तरह से लॉग आउट करके आप सोइए, ये कितना सच है? नहीं, बिल्कुल सच है। गूगल डिवाइस जो आपने आपके हाथ में है, ये हमारी बातें और हमारी जो बिहेवियर को एनालिसिस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पर कुछ एक कोई कीवर्ड आप सर्च कर लीजिए, जैसे आप कोई भोजपुरी गाना आप किसी भी सिंगर का सर्च कर लीजिए, तो रिकमेंडेड वीडियो उसी का आएगा, उसी तरह से मिलता जुलता आएगा। या फिर जो इंस्टाग्राम या मेटा पे जितने जो भी आप रील्स देखते हैं, तो जिस तरह का आप रील्स देखते हैं या फिर जैसे उसको किसी को शेयर करते हैं, तो उसी तरह के रील्स आपको दिखाए जाएंगे जी। तो इनकी जो मींस इसका जो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बताया गया है कि आपकी बिहेवियर एनालिसिस करके आपको वही सारी चीजें रिकमेंड करेगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप फॉलो करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी पे आप ज्यादा लाइक्स करते हैं, उसी का प्रो वर्जन दिखाया जाएगा आपको। तो वो भी थोड़ा सा इशू है। और प्लस कई बार ऐसा भी होता है जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हर चीज को हम अलाउ कर देते हैं, तो उसी में टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी लिखा रहता है कि जो भी एक कुछ देर के लिए आपका माइक्रोफोन ऑन करके जो भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, तो उस तरह कई सारे एप्लीकेशन हैं जो साइलेंटली आपके बातों को सुनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी फोन रख के कमरे में किसी लोन के बारे में बात करिए, फिर कोई प्रोडक्ट खरीदने के बारे में बात करिए, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पर उस तरीके का मिलता जुलता एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया जाएगा जी जी। तो ये बिल्कुल पॉलिसी होती है, क्योंकि सारी चीजें हमें फ्री में मिल रही है फोन पे, तो हमें लगता है कि हमारा क्या ही जाता है। बट सोशल मीडिया या फिर साइबर क्राइम में कहा जाए कि जब अगर आपको कुछ भी फ्री में मिल रहा है, इट मींस दैट आप अपने आप को बेच रहे हैं। तो डेटा इज अ न्यू फ्यूल। आपका जो डेटा है, एक सभी कंपनियों ने एक प्रोफाइल बना रखी है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, और आप ना चाहते हुए भी आप उसके शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कोई भी मीशो हो गया या फिर जितने भी सब एप्लीकेशंस हैं, आप एक बार सर्च कर लीजिए, इस तरह के आपको ऑफर दिए जाएंगे, इस तरह के एडवर्टीजमेंट आएंगे कि आप उस लूप में फंस जाएंगे और अल्टीमेटली आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे जी जी। अभी आपने जैसा कहा कि अगर हम अपना फोन रखे हुए और हमसे बात कर रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ें हमारे फीड में आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने इनफैक्ट यहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, बात सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों ने भी शेयर किया कि अभी हम सोच रहे हैं और वो चीज हमारे फीड में आ जाती है। ये कैसे पॉसिबल होता है? और इनफैक्ट इन बातों को लेकर एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान बहुत चल निकली है। वो कहते हैं कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है।
वो अपने पेज पर ऐसा डालते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बेसिकली आप जो करते हैं वही सोचते हैं जी। ठीक है। तो ऐसा नहीं, जिस लूप में आप रहते हैं वही सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं आपके फीड्स में या न्यूज फीड में या फिर कुछ आपने कीवर्ड ऐसा कुछ सर्च किया होगा तो उसी का रिकमेंडेशन आता होगा। जी जी जी। ये यूनिवर्स सुन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जी। उपेंद्र जी, जैसे शहरी क्षेत्रों में तो हम सभी अवेयर हैं, अवेयर होने के बाद भी क्राइम हो रहे हैं, ये दूसरी बात है, पर फिर भी अवेयरनेस का लेवल फिर भी ठीक है। पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के परिवेश के जो लोग हैं, उनमें इतनी जागरूकता नहीं है, स्पेशली जो महिलाएं हैं, लेकिन फोन सबके हाथ में है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सब पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क का गठन कर दिया गया है, और उनको हर बुधवार को एक टास्क दिया जाता है कि आप गांव पे एक जो भी ग्राम समाज है या फिर जो भी सरकारी स्कूल है वहां पर जाकर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो हमारी तरफ से हर गांव में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जो भी थाने पर साइबर हेल्प डेस्क पे पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, उनके मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब जगह डिस्प्ले किया जाता है, पंपलेट बांटा जाता है। भारत सरकार की तरफ से हर महीने के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, और स्पेशली गांव में ही चलाया जाता है। तो भारत सरकार और सभी मतलब सबसे पहला इनिशिएटिव ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो आपने बताया कि सबके पास स्मार्टफोन हो गया है, बट लोग अभी स्मार्ट नहीं हुए हैं, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। अभी आप हाल फिलहाल में देख होंगे, जब आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आपको पहले एक मैसेज आ रहा है। इससे पहले डिजिटल अरेस्ट वाले मैसेज दिए जा रहे थे, अब आजकल मैसेज आ रहा है कि आप पैसे 2 गुने हो जाएंगे। तो ये फेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के भी है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। इसका अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। बाकी आप लोग के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से साइबर अपराध कैसे होता है उसके माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। साइबर फ्रॉड के ग्राफ तो अपर है, बट कितने साइबर फ्रॉड होते हैं और कितने मामले आपके पास तक पहुंच पाते हैं, आपकी टेबल तक? देखिए, जब से नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल बना है तब से लगभग 90% मामले जो हैं रिपोर्ट हो जाते हैं। अब अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया है तो आपको थाने पर आने की जरूरत नहीं है, आकर फिजिकली प्रेजेंट होकर कंप्लेन देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही 1930 कॉल करके और साइबर क्राइम पोर्टल जो है उस पर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आई थिंक पूरे स्टेट में लगभग 6 से 8 हजार के आसपास कॉल्स आती हैं, और रिपोर्ट भी उतना होता है। तो रिपोर्ट्स तो हो रहे हैं। जी। जैसे अभी आपने कहा कि फोटोज किसी और के साथ टैग करके, इस तरह के भी कई सारे मामले आते हैं महिलाओं के साथ, स्पेशली जो युवतियां हैं, तो ये मामले कितने आपके टेबल तक पहुंच पाते हैं? और अगर वो जाती हैं अपनी कंप्लेन लेकर के, तो पुरुषों की तुलना में क्या ज्यादा सुविधा उन्हें दी जाती है? देखिए, एक महिला साइबर सेल का भी गठन किया गया है साइबर थानों पर। तो उनके लिए स्पेशल महिला कांस्टेबल हैं उनको सुनने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है महिलाएं पुलिसकर्मी से अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाती हैं, तो महिलाएं भी हैं वो। और हर थाने पर हेल्प डेस्क में भी, साइबर हेल्प डेस्क में भी महिला पुलिसकर्मी हैं, ताकि जो भी अगर युवती आती है तो उसको ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। तो सुविधाएं दी गई हैं, एक सेपरेट रूम रहता है, जो भी अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना चाहती हैं शेयर किया जाता, वो बताया जाता है उनको। और अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो कैसे उसमें से प्रोफाइल का URL लेना है ताकि साइबर सेल उसकी बेहतर जांच कर सके, उसमें से क्या क्या स्क्रीनशॉट लेना है, तो सब पहले गाइड किया जाता है और उनको पूरा कंफर्टेबल किया जाता है। ये सारी सुविधाएं साइबर थाना और साइबर सेल और साइबर हेल्प डेस्क पे अवेलेबल है। तो जैसे मैंने बात की महिलाओं या युवतियों की, शर्म या हिचक में वो नहीं पहुंचती हैं साइबर क्राइम जो सेंटर्स हैं वहां तक, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अगर शर्म के मारे और अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, बट एनी हाउ साइबर क्राइम्स के शिकार हैं वो, तो जो मैंने पोर्टल बताया है उस पर एक ऑप्शन आता है, रिपोर्ट एज एनोनिमसली। मतलब आप अपना नाम पता गुप्त रखे हुए भी उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, और उसकी भी जांच हम लोग करते हैं, क्योंकि वो अलग सेक्शन में डिस्प्ले होता है कि एनोनिमस रिपोर्ट हुआ है। और ज्यादातर इस तरह के ही ब्लैकमेल वाले केसेस होते हैं,
उसकी अलग से लिस्टिंग होती है, उस पर अलग से काम किया जाता है। जी उपेंद्र जी, प्रशासनिक विभाग क्यों हर विभाग खुद को दिन प्रतिदिन अपडेट कर रहा है, सरकारें इस पे काम कर रही हैं, पर फिर भी चुनौतियां, जितना कि आप अपडेट हो रहे हैं उतनी चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। तो साइबर क्राइम में आप क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां आ सकती हैं जिनके लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए? देखिए, जो साइबर अपराधी दिन प्रतिदिन अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो नेचर है क्राइम का वो चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको भी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है, अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो साइबर अपराधी AI इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पुलिस को भी उसी डायरेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बाकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इस्तेमाल करके उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इनफैक्ट फॉलो नहीं करना पड़ेगा, एक उनसे आगे निकलना पड़ेगा, ताकि हम एंटिसिपेट कर सकें कि किस तरह के क्राइम्स हो सकते हैं साइबर क्राइम में। उसको रोकने के लिए आप जागरूक करिए लोगों को, और कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड टीम भी बनानी पड़ेगी जिनको ये साइबर क्रिमिनल्स को फॉलो करते रहे। जी अभी जैसे हमारी बातचीत में निकल करके आए, और ऐसे कई आपने पोर्टल्स के नाम लिए, ये चीजें अगर आती हैं, आम नागरिक तक ये बातें कैसे जाएं कि अभी ये अवेलेबल है और ये इसका फायदा वो उठा सकते हैं? बिल्कुल एक ही तरीका है, जागरूकता के थ्रू। जितना आप अवेयर करेंगे, ये सारी चीजें आपको पत्रकार मीन्स समाचार के माध्यमों से भी, रेडियो के माध्यम से भी, DD न्यूज के माध्यम से, क्योंकि सब भारत सरकार की योजना है, सब कुछ आपको बताई जाती है। तो जागरूकता है, आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, और ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल वगैरह को फॉलो करिए, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। प्लस I4C, जो मैंने एक संस्था का नाम लिया, इंडियन कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर साइबर क्राइम, जो कि भारत सरकार के MHA के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। उनका एक ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, साइबर दोस्त, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें कई सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं, किस तरीके की साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। तो आप उस हैंडल को फॉलो करके अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग अखबार कम पढ़ते हैं, रील्स ज्यादा देखते हैं। तो वो भी तरीके हैं जो आप रील्स देखकर भी आप अवेयर हो सकते हैं। जी बस महत्वपूर्ण ये है कि हम पॉजिटिव पक्ष ले रहे हैं जी, या उसका नकारात्मक पक्ष ले रहे हैं, रील सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं मनोरंजन के लिए या जानकारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी आपका यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे खास बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुमार सिंह जी, साइबर कमांडो गोरखपुर जोन। इसी तरह शहर की किसी अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते हो सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।